नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में सुबह से हो रही मतगणना किसी T20 के रोमांचक मैच जैसी ही थी, जिसमें अंतिम ओवर के अंतिम बॉल पर निर्णय टिका हुआ था। दरअसल अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबले में उपचुनाव की काउंटिंग में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। शुरुआत में कांग्रेस आगे थी, लेकिन 18वें राउंड के बाद भाजपा बढ़त में आ गई। 17 राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी की लीड बनी रही। भाजपा की जीत की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें 3252 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने विजय हासिल की है। हालांकि इस चुनाव परिणाम पर बीजेपी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज राजनेता कमलनाथ के लिए अमरवाड़ा का परिणाम प्रतिष्ठा का सवाल था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2003 में एक बार अमरवाड़ा सीट जीती थी। कांग्रेस ने 9 बार यह सीट जीती थी, जबकि भाजपा 1972, 1990 और 2008 में अमरवाड़ा में विजय रही थी। लेकिन अब फिर से यहां पर 2024 में जो उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा में, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने एक बार फिर से यहां पर जीत दर्ज की है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर जो कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी थे 2003 में, 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हालांकि उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन अमरवाड़ा में यहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी। और वो जो प्रत्याशी थे कमलेश शाह, वो बीजेपी में शामिल हो गए कुछ महीने बाद। इसी के चलते उपचुनाव हुआ था, लेकिन अभी उसी प्रत्याशी ने, लेकिन जो अब बीजेपी में, उन्होंने जीत दर्ज की है। 3252 वोटों से यहां पर जीत दर्ज कर ली है। और यहां पर अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जब से उनको कमान मिली है, उसके बाद कांग्रेस यहां पर मुश्किल में घिरती जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई, कांग्रेस को अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 29 की 29 सीटें गंवाई यहां पर। तो अब प्रश्न चिन्ह अब यहां पर जरूर खड़े होंगे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, और साथ ही कमलनाथ की भी यहां पर साख दांव पर लगी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा हारे और अमरवाड़ा में भी यहां पर साख लगी थी। बड़े नेताओं की यहां पर साख दांव पे लगी थी। तो देखना होगा कि अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जिनकी साख यहां पर दांव पे लगी थी, अब ये भी चुनाव हारने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी भविष्य की रणनीति क्या होगी, भविष्य की राजनीति क्या होगी, और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से यहां पर किस तरह से रणनीति होगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान आज मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। तो जिस तरह से यहां पर समर सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूं। समर सिंह जी, देखिए, दाव तो यहां पर दावा तो आप लोग की तरफ से बहुत किया जा रहा था, और रणनीति भी आप लोग की जबरदस्त थी। जिस तरह से धीरेन्द्र शाह को आप लोग ने यहां पर मैदान में उतारा था, उसके बाद से लग रहा था कि वाकई यहां पर एक मजबूत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन परिणाम आए तो वाकई कांटे की टक्कर है, क्योंकि सिर्फ 3252 वोटों से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। लेकिन ये सीट पिछले बार आपकी थी, इस बार आप बीजेपी की हो गई है। जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुना है, और मैं दोनों प्रत्याशी बधाई देता हूं जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा है। और कांग्रेस के प्रत्याशी, जहां तक धीरेन्द्र शाह जी की बात, धीरेन्द्र शाह एवनाती जी की जो बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास अपनी तरफ से करा है। ये बात अलग है कि जीत बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं हो पाई है। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो रिकाउंटिंग की एक प्रक्रिया के लिए बात की जा रही है। अगर वो होती तो और भी थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी, साफ होंगी कि क्या हमको एक संवैधानिक रूप से एक मौका और मिलता है अपनी बात रखने का। मुझे लगता है कि अगर रिकाउंटिंग की बात की जा रही है तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये एक फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी टूल है। और ठीक, बीजेपी जीती है, बीजेपी को बधाई। और लेकिन ये ना तो कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव है, इसके बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से देखा जाता है कि जहां तक हम एक फांसीवादी पार्टी, एक फांसीवादी सोच के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर मैं अंग्रेजों से तुलना करूं तो हमें अंग्रेजों को हराने में 400 साल लग गए, तो हम लेकिन समर सिंह जी, अंग्रेजों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान था। हर हिंदुस्तानी, अगर आप कुछ लोगों को छोड़ दें, मुझे लगता है बहुत मुश्किल से कम लोग होंगे, लेकिन शायद सारे के सारे जो हिंदुस्तानी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन यहां पर तो जनता ही वोट कर रही है ना, बीजेपी को जिता रही है। फिर आप बोले कि यहां पर बीजेपी फांसीवाद है, तानाशाही, तो कैसे चलेगा? जनता ही तो उन्हें जिता रही है यहां पर। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी फांसी
की ताकतें पूरे विश्व में रही हैं, काफी समय तक लोगों का समर्थन उनको रहा है। फिर जब उनका समर्थन खोने लगा तो धीरे धीरे आप देखिए, और ये तो शुरुआत है। आप देखिए अभी लोकसभा चुनाव के अंदर 400 का नारा देने वाली पार्टी 240 पर सिमट गई, बैसाखियों के सहारे जैसे तैसे अपना कार्यकाल चला रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, लेकिन हम इनकी इन फांसीवादी ताकतों को हरा के ही दम लेंगे। ये चुनाव हमारे लिए आखिरी नहीं था। चुनाव बेशक हम लोग हारे हैं, उस हार को हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर हमको मौका नहीं मिलता है तो की रिकाउंटिंग का, तो हम उस हार को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम फिर से आएंगे। और आप देखिए अगर उसका पूरे प्रदेश परिदृश्य को देखा जाए कि जहां पर 13 जगहों पर ये थे तो उसमें 11 जगहों पर बीजेपी इंडिया अलायंस आगे था। तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म किया, और हम इस बात से बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है, इंडिया अलायंस का है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है गम को छुपाने का कि कांग्रेस हारी है लेकिन इंडिया अलायंस बहुत सारी जगह जीती है। मुक्ता जी, आप सुन पा रहे होंगे, देखिए जिस तरह से यहाँ पर समर सिंह जी कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हार को, लेकिन फिर वही जो तमाम चुनाव से पहले बातें किया करते थे वही बातें दोहरा रहे हैं। लेकिन वाकई कांटे की टक्कर थी, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से धीरेन्द्र शाह उतरे थे मैदान में, कमलेश शाह पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, कांटे की टक्कर वाकई हो गई थी। लेकिन इस कांटे की टक्कर में जीत आखिरकार बीजेपी को हुई है। बीजेपी की रणनीति यहाँ पर काम कर गई है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए लगातार जो सुबह से काउंटिंग चल रही थी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे एकदम कांटे की टक्कर थी। कई राउंड में तो कांग्रेस आगे हो रही थी, तो लग रहा था कि क्या कांग्रेस ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट को उतारा है, जो बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत उतारा, क्या वो रणनीति काम कर जाएगी और बीजेपी का फेलियर साबित होगा। लेकिन आखिरकार 3000 से मतों से बीजेपी जीत गई। ठीक है, कमल खिल गया है, लेकिन कांग्रेस ने अच्छी टक्कर तो यहां पे दी है। तो यहां पे क्या कार्ड जो है वो कांग्रेस के फेवर में वर्क किया, ये देखना होगा, क्योंकि कमलनाथ जो है उन्होंने बहुत इमोशनल कार्ड भी बीच में खेला था। उन्होंने कहा था मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने 40 साल से ज्यादा आप लोगों को अपना समझा, जनता को अपना समझा। तो क्या वो कार्ड भी वर्क किया? क्या जिस तरह से जो उन्होंने कैंडिडेट को उतारा था, जो एक आस्था का सवाल था, वो वर्क किया? या लेकिन देखिए जीत तो बीजेपी की हो गई, तो बीजेपी के तो हम लगातार बात कर रहे थे कि उनके पास जो कैंडिडेट है वो जीता हुआ कैंडिडेट है और बीजेपी की रणनीति है। तो लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट और जो बीजेपी की रणनीति रही, जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लगातार वहां पे जो है चुनाव प्रचार में वो प्रसार में वो जुटे रहे, तो लगता है कि बीजेपी की रणनीति यहां पे सफल हो गई। हालांकि कांग्रेस ने भी कांटे की टक्कर दी है। मेरे साथ सचिन वर्मा जी, हम उनसे पूछ लेते हैं क्या लगता है, मार्जिन बहुत कम रहा है तो कांग्रेस की जो रणनीति थी वो सफल हो गई? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अमरवाड़ा की जनता को कोटिशः नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं, और वहां के जो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। और देखिए हम कई सालों से उस सीट को जीत नहीं पा रहे थे। अमरवाड़ा में हमारा जो है, जो एक तरह से जो है पार्टी का अस्तित्व जो था, वो उतना हम लोग मुखर तरीके से अपना अस्तित्व और अपनी जो योजनाओं का जो लाभ है जो जनता को मिल रहा है, वो बात हम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब जो हम इस बार जो हमने इलेक्शन लड़ा और पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, तो हमने जो पुराने जो खरपतवार जो के रूप में कांग्रेस की वहाँ पर जो जिस तरह से फसल उगाई थी, उसको हमने उखाड़ फेंका है। और अब जो है वहाँ पर जो जिस तरह से चौमुखी विकास जो है, वो क्षेत्र जो है अब मुख्य धारा में आ जाएगा, और मुझे लगता है कि अब वहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। और जो योजनाएं जिस तरह से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसकी सारी योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को मिल पाएगा। जी भागीरथ जी, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जो हम लोग लगातार इस विषय पे डिस्कशन करते रहे इस उपचुनाव के बारे में, तो देखिए जनता ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा कि देखिए बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो विधायक भी वही हो जो विकास के काम आसानी से करा सके। तो ये भी एक जो है एक जनता के मन में ये जरूर बात रही होगी। बिल्कुल, वाकई रहता है, जनता इन सब चीजों को देखती है, बड़ी जनता समझदार है। लेकिन समर सिंह जी, क्योंकि देखिए दावे आप लोग बड़े कर रहे थे, रणनीति की भी बात कर रहे थे, आखिर वो क्या रणनीति में कमी आ गई जिसके चलते यहां पर आप लोग को हार देखनी पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य है जहां पर कांग्रेस मजबूत हुई है। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस मजबूत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जो लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीता। पिछले बार 28 बीजेपी ने जीती थी, इस बार बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत गई, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। उपचुनाव में आप लोग दावे कर रहे थे कि यहां से हम लोग एक
आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोग थम से गए, बल्कि जो आपका ये भी गढ़ रहा है अमरवाड़ा, यहां पर 9 बार आप लोग जीते थे, बीजेपी से 3 बार जीती थी, चौथी बार भी यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी। कौन सी रणनीति जो आप लोग यहां पर लेकर आए थे जो काम नहीं कर पाई, और इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, हमने अपने तरफ से चुनाव लड़ने में पूरी जोश दिखाया। हमारे कार्यकर्ता एकजुट थे, हमारे नेता एकजुट थे, हमने प्रयास किया। लेकिन इसमें एक चीज देखी जानी चाहिए कि एक तो पहली बात यह है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है, जिस पर सत्ता होती है, सॉरी, वो जो उसका एक अनड्यू एडवांटेज उसको मिलता ही है, क्योंकि मैडम ने जिस प्रकार से बताया, मुक्ता जी ने, कि हो सकता है जनता ने सोचा हो कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, तो इन्हें वोट दे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये कारण तो बहुत सारे हैं। बीजेपी को कम वोट मिले, उसके भी कुछ कारण मैं बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने एक हाईजैक प्रत्याशी को यहाँ पर लेके आए, उसको चुनाव लड़ाया, तो हो सकता है कि आपके जो वहाँ के लोकल नेता थे, उन लोगों ने आपसे मुंह फेरा हो, उन लोगों ने भीतरघात करी, तो बहुत सारी चीजें दोनों तरफ से ही हो सकती है। चुनाव चूंकि अब का नतीजा आ चुका है, तो अब ये सारी बातें तो सब विचारणीय है, इन पे समीक्षा होनी चाहिए। ये अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो, और हम बिल्कुल इस चीज को करेंगे यहाँ पर। लेकिन जहां तक की बात है कि मनोबल की बात है, मनोबल कर्नाटक चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का बढ़ा है पूरे देश में। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल हताश हैं, धीरे धीरे ही सही। देखिए, मैं आपको एक बात बताई थी जिस प्रकार से कि समय लगता है चीजों को बदलने में, 60 साल इनको लग गए सत्ता में आने में, तो आप देख लीजिए ना किस प्रकार से ये सब चीजें काम करती है। तो एक नैरेटिव को तोड़ना, भले वो सही नैरेटिव हो या गलत नैरेटिव हो, वो भले अगर मुद्दा हो राम मंदिर का, मुद्दा हो हिंदुत्व का, तो उस मुद्दे पर 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक सत्ता में रहना है, तो उसके लिए आपको मूलभूत समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की जनता की बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये सब विषय, जो जितने भी विषय हैं, इनकी समीक्षा योग्य है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल, ये हम लोग इस चीज को यहाँ पर समीक्षा में कर रखेंगे। ठीक है, मुद्दे की आप बात कर रहे थे सचिन जी, देखिए मुद्दे की बात कर रहे थे समर सिंह जी। हालांकि उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने एक हार्डकोर हिंदुत्व के तहत जाती बिल्कुल इस उपचुनाव में दिखाई नहीं दिया, मुद्दे की बात यहां पर दिखाई दी। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसका फायदा होगा, लेकिन फिर भी सचिन वर्मा जी, क्या वो रणनीति आपकी कारगर साबित हो गई? एक और गढ़ जो कांग्रेस का था उसको आपने हथिया लिया, हालांकि पहले भी जीत चुके हैं आप लोग, लेकिन बहुत कम यहां पर विजय मिली है। और मुद्दे वो क्या थे जो काम कर गए? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जो लाभार्थियों को मिल रहा है, और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जिस तरह से योजनाओं को जिस ग्रास रूट लेवल पर लागू कर रही है, तो वही बातें जो थी, ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इस पिछड़े हुए क्षेत्र में उन सब योजनाओं के लाभ की जानकारी देना, और जनता को ये मालूम होना कि ये लाभ कौन सी सरकार पहुंचा रही है, क्योंकि वहाँ इतने पिछड़े लोग हैं कि उन्हें जिस तरह से भ्रमित किया जाता है, तो कांग्रेस ने उन्हें उस क्षेत्र में काफ़ी भ्रमित करके रखा हुआ था। लोगों को सिर्फ ये लगता था कि कमलनाथ जी और उनका एक परिवार जो है वही वहाँ पर सारी योजनाओं को लागू करवा रहा है, और वही एक मेन फैक्टर है उस पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन वो जो एक इस हार के बाद में जो कमलनाथ जी के परिवार की जो हार हुई, नकुलनाथ की हार हुई है, उसके बाद से उस जनता को इस बात का आभास हुआ है कि वहाँ का जो जिस तरह से क्षेत्र का जो उन्नति हो रही है, उसके लिए बीजेपी ही एक सशक्त पार्टी है, और जो डबल इंजन की जो सरकार बीजेपी की चल रही है, वही उन्हें आगे की तरफ ले जाएगी। और भविष्य में जिस तरह की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा, वो भाजपा की सरकार में ही संभव है। ठीक है मुक्ता जी, देखिए बड़े नेता की यहां पर साख दांव पे लगी थी कांग्रेस की। कमलनाथ छिंदवाड़ा हारे लोकसभा में, अब अमरवाड़ा भी हार गए, तो कहीं ना कहीं अब उनकी एक जो प्रतिष्ठा पर यहां पर सवाल तो जरूर उठेंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के जो नेतृत्व है, जो एक नई टीम बनी थी विधानसभा चुनाव से पहले, उस पर भी यहां पर जरूर सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो युवा ब्रिगेड इस वक्त कांग्रेस को हेड कर रहा है, उसके लीडरशिप पे सवाल या निशान तो कम है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य पे तो वाकई सवाल है। क्योंकि देखिए, 4 दशक से ज्यादा कमलनाथ का वहां पे कमलनाथ का गढ़ माना जाता था।
लेकिन अब लोकसभा की सीट भी लोकसभा की सीट आप हार गए, ये उपचुनाव आप हार गए, तो वाकई में इस वक्त जो है कमलनाथ की साख का सवाल है और उनके राजनीतिक भविष्य पे सवाल है। मैं फिर से वो बात दोहराऊंगी जो अजय सिंह ने कहा था कि जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में और शायद इस उपचुनाव में भी उसी का खामियाजा उनको हुआ है, जो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जो बीजेपी जा रहे थे, पलायन कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पे वाकई भी एक सवालिया निशान है। ठीक है समर सिंह जी, इस हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर? नाथ परिवार के ऊपर, कमलनाथ नकुलनाथ के ऊपर, या फिर जो एक नया नेतृत्व यहाँ पर आपके केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर दिया था उसके ऊपर, जिसमें खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी इसमें बनती है इस हार के पीछे? जी, जैसे कि हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी एक मेन कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी व्यक्ति को चेहरा नहीं बनाती है, तो बेशक इस हार की जो जिम्मेदारी है पूरी कांग्रेस की है, उसके कार्यकर्ता से लेकर उसके बड़े नेताओं तक सभी की। ठीक है, लेकिन आपके इसी जवाब में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मतलब कि जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था, जो एक नई टीम यहां पर बनाई गई थी, क्या वो फैसला गलत साबित हो रहा है यहां पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप पूरा चुनाव आपने देखा, आप शुरू से सारे मीडिया हाउसेस ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हमने नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इस उपचुनाव की बात नहीं कर रहा। देखिए, जो एक नई टीम यहां पर बनाई गई थी, विधानसभा चुनाव हारे, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा से पहले, विधानसभा चुनाव आप लोग हारे और अच्छी खासी सीटें आप लोग हारे। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें हारे, जब बाकी राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, और अब उपचुनाव भी हारे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है मध्य प्रदेश में, जो प्रदेश नेतृत्व को लेकर जो टीम गठित की गई है, शायद उस पर खरी नहीं उतर सके उनका फैसला, या फिर क्योंकि गलत तो साबित हो रहा है जो अभी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जी, अगर जीत हार की बात करें तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जहां तक बात करें कि हम जहां तक हमारी पार्टी को अंदर से देख पा रहे हैं, जो शायद आप लोग या बीजेपी वाले नहीं देख पाएंगे, तो संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये बात अलग है कि हमको तुरंत जो है उसका फल नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आप इसके अंदर परिवर्तन देखेंगे, और 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, और जिस प्रकार से जिस प्रगति जो हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, जैसे अच्छे लोगों के यहाँ पर एंट्री हो रही है, हम जो मीटिंग्स में जाते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग हमसे जुड़ रहा है जो कि हिंदू मुस्लिम और इन सब विषयों से हटकर विकास के मुद्दों पर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, या उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ना चाहता है। तो अब धीरे धीरे देखिए बदलाव होंगे, और बहुत लंबा समय तो मेरे ख्याल से जीतू पटवारी जी को नहीं मिला है, और ये बहुत अनफेयर होगा ये अभी से आकलन करना कि क्या उनका नेतृत्व अच्छा है या बुरा है। उनको थोड़ा समय देने की जरूरत होती है। तो बेशक जब तक उनको पूरा एक समय, एक पूरा टेन्योर नहीं मिलेगा, तब तक ये कहना गलत होगा कि हमारी जो सेंट्रल नेतृत्व ने जो टीम यहाँ पर बनाई वो विफल हुई है। अभी समय आने दीजिए, काफी समय बाकी है, और हम इसके लिए आने वाले चुनावों के अंदर, क्योंकि ये आखिरी चुनाव नहीं है, इसके बाद काफी चुनाव होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या रहेगा। काफी चुनाव होने वाले, लेकिन 2003 से लेकर लगातार आप लोग यहां पर हार रहे हैं। सिर्फ बीच में 1.5 साल आप लोग की सरकार रही, तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया। 2 डिकेड गुजर चुके हैं, 20 साल तकरीबन हो चुके हैं आप लोग को यहां पर विपक्ष में रहते हुए। तो मुझे लगता है वाकई शायद कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। लेकिन सचिन वर्मा जी, जिस तरह से अभी समर सिंह जी कह रहे थे कि मजबूत होती जा रही कांग्रेस, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति है कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, इसलिए जीते हुए प्रत्याशी को आप लेकर आ गए। बड़ी अच्छी रणनीति थी आपकी। कमलेश शाह जो जीते प्रत्याशी थे, क्योंकि अमरवाड़ा आपको यहां पर, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा में आप लोग की रणनीति काम करके, अमरवाड़ा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जीते प्रत्याशी आप लेकर आ गए। कई ऐसे बड़े बड़े आप जो कांग्रेस के नेता लेकर आ गए। एक तरफ कांग्रेस कह तो रही कि हम लोग मजबूत हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन अच्छे अच्छे मजबूत लोगों को बीजेपी में लेकर आ रही है, कांग्रेस से निकालकर, और बीजेपी को मजबूत कर रही है, कांग्रेस को कमजोर कर रही है। और शायद यही रणनीति यहां पर अमरवाड़ा में भी काम कर गई। देखिए भागीरथ जी, कई बार आपको हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी, या हमारे जो प्रवक्ता हैं या हमारे प्रभारी हैं, उनकी अगर स्टेटमेंट भी अगर आप क्लोजली देखें, तो हमने हमेशा यही बताया है कि हमारे यहाँ सिर्फ पार्टी महत्वपूर्ण होती है, प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और हमारे यहाँ जो फेस है वो सिर्फ कमल का फूल है। तो जो हमारा फेस है वो कमल का फूल है। यहाँ पर जो हम जिस तरह से इस विजय का अगर श्रेय देते हैं, तो वहाँ की जनता को देते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं।
तो प्रत्याशी जो होता है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्टी की रीति नीति महत्वपूर्ण होती है। और सचिन जी, हमारे यहाँ लेकिन अगर हमारा जो अमरवाड़ा के चिन्ह है, उपचुनाव की बात करूं, अगर कमलेश शाह अगर आपके प्रत्याशी नहीं होते तो मुझे लगता है शायद ये बात तो मैं आपकी मान लेता, लेकिन रणनीति में सब कुछ होते, उम्मीदवार भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उम्मीदवार कहीं ना कहीं फैसला करते, इसलिए हमने देखा निर्दलीय कई बार चुनाव जीतते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, पार्टी का चुनाव चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रणनीति तो उम्मीदवार भी तय करते हैं ना, उसके हिसाब से आप लोग तय करते हैं कहां पर किस उम्मीदवार को तय करें। और यहां पर जो आपके उम्मीदवार थे, मुझे लगता है शायद क्रेडिट तो उनको भी जाना चाहिए इस जीत का। सचिन जी, आवाज आ रही है आपको? मुक्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। सुन पा रहे हैं। जी मुक्ता जी, मुझे लगता है देखिए, जिस तरह से सचिन जी कह रहे थे कि पार्टी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्रेडिट तो यहां पर प्रत्याशी को भी जाना चाहिए। कमलेश शाह को जिस तरह से उनका चेहरा यहां पर बीजेपी ने दोबारा उनको टिकट दिया, कांग्रेस से लेकर आए, तो ये जीत का इसमें क्रेडिट तो कमलेश शाह का भी बनता है। देखिए, बीजेपी ने जो है एक जीते हुए उम्मीदवार को अपने पाले में ले लिया था। हमने ये 2020 में भी देखा था, जब कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत सारे जो विधायक और मंत्री जो हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उसमें से अधिकांश लोग जीत भी पाए थे दोबारा कमल के चिन्ह पे। तो ये रणनीति तो बीजेपी की लगातार काम कर रही है और यहाँ पे देखिए, कमलेश शाह एक जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो जीत गए और बीजेपी की जो रणनीति है वो काम कर गई। और जैसा मैंने कहा था, जनता ये भी देखती है कि यहाँ पे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये भी काम करती है। बिल्कुल, वाकई समर सिंह जी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस में आप लोग नेता, क्योंकि देखिए नेता एक अच्छा नेता बनना और एक जन नेता बनना, उसके लिए बड़ा समय लग जाता है, डिकेड गुजर जाते हैं। लेकिन जब वही जन नेता अगर पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाता है तो उसके साथ बहुत सारे समर्थक भी चले जाते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े नेता आपके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी भी गए। अगर अमरवाड़ा में उपचुनाव में अगर आपको उपचुनाव हुआ भी इसलिए क्योंकि आपके नेता छोड़कर चले गए थे कांग्रेस से बीजेपी में, उपचुनाव हुआ लेकिन इसमें भी आप हार गए, तो आप लोग कह तो रहे हैं कि मजबूत हो रही है कांग्रेस, लेकिन आपके जो बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में बहुत लंबे समय से आपके साथ हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। ये हार मुझे लगता है शायद इसी की एक वजह है कि आप अपने नेता को रोक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सीने पे गोली खा के और लाठी डंडे खाकर देश को आजाद करवाया है, आजादी दिलवाई है। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे डंडे और ऐसी गोलियां किसी आम हर व्यक्ति उसको झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो और ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पे कमलेश शाह जी अपने घर में बैठे थे और उनको ख्याल आया कि मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके पीछे भी एक कारण है। आप उसमें जाएंगे तो उनके ऊपर करोड़ों रुपए की एक जांच बैठ जाती, जिसमें उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी जेल जाने तक की नौबत आ गई थी, तो ये भी कारण है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही, ना किसी के यहाँ पर सीबीआई पहुंचा रही, ना किसी के ईडी पहुंचा रही, ना किसी का क्या पुलिस पहुंचा रही है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का एक सिर्फ मानना है कि बीजेपी किसी भी प्रकार से सत्ता में बना रहना चाहती है और उसके लिए साम ठीक है, दाम ठीक है, दंड ठीक है, भेद समझ की जो सकते हैं। मुझे लगता है रणनीति हर कोई बनाता है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का काट नहीं ढूंढ पा रही, इसलिए मुझे लग रहा है 2003 के बाद से यहां पर बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। बस बीच में 1.5 साल आप लोग की सरकार रही मध्य प्रदेश में, बाकी हमेशा बीजेपी की सरकार है। इस बार तो और मजबूती के साथ उतरी है, तो यहां पर मुझे लगता है आकलन करने की आपको ज्यादा आवश्यकता है और यहां पर बीजेपी की रणनीति वाकई कमाल करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी समाप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन वर्मा जी, समर सिंह जी, मुक्ता पाटिल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर एक कांटे की टक्कर हमको देखने की मिली इस उपचुनाव में, क्योंकि 17 से 18 राउंड तक यहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी में यहां पर जीत का मार्जिन बदलता गया और 3252 मतों से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने यहां पर जीत दर्ज की। एक और गढ़ जो कांग्रेस का रहा है, बीजेपी ने उसे हथिया लिया है। यहां पर कांग्रेस को वाकई आत्मचिंतन की आवश्यकता है और बीजेपी यहां पर जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, यहां पर कांग्रेस को उसका काट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाई तो इसी तरह से पिछड़ती चली जाएगी और कांग्रेस की एक एक गढ़ वो बीजेपी में समाते चले जाएंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।